नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। कई लोग समझ ही नहीं पाते सर कहाँ कैसे क्या। तो आपके सामने हम सब लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। कब पैरेलल एक्सिस, कब आपका परपेंडिकुलर एक्सिस, बड़ा कन्फ्यूजन। तो इतना सब कुछ नहीं, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत समझदारी भरा टॉपिक है। तो आप सब लोग के सामने हम लेके आ रहे हैं सेंट्रॉइड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सेंट्रॉइड से आपका चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो तो सेंट्रॉइड आपको पता होना चाहिए। अगर सेंट्रॉइड नहीं पता तो सेंटर ऑफ प्रेशर ही नहीं निकाल पाओगे। पूरे बल, सारे बल को कहां लगता हुआ मान लिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन सेंटर ऑफ प्रेशर आप उसमें पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम सब लोग पढ़ रहे होंगे तो उस पर करें। तो सेंट्रॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ टोटल मास को कहाँ एज्यूम कर लिया जाए, टोटल एरिया को कहाँ मान लिया जाए, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस निकालना हो, सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट निकालना है, सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइडल एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ का टोटल मास कहाँ मान लिया जाए। हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी की टोटल मास कहाँ एक जगह कहाँ मान लिया जाए। अब उसमें सिमेट्रिक है, नहीं सिमेट्रिक है, कुछ स्टैंडर्ड शेप्स हैं जिसके ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए गए हैं, उसको आपको बता दिया जाएगा। रट भी लोगे आप सब लोग, रट के समझदारी भी तो डेवलप करनी है। कहां से किधर, कहां से किधर, तो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत आपको क्लियर रखना है। बहुत शानदार टॉपिक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों में, मैक्सिमम लोगों में सब्सक्राइब करिए। सब कुछ फ्री का है, पूरा वीडियो हम आपको फ्री में ही डाल रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे होंगे। सिलेक्शन हमें आपसे ही चाहिए, इस बार नहीं तो कब, और अगर तुम नहीं तो कौन। समझ पा रहे हैं ना। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट नाउ अभी नहीं तो कब, देन व्हेन। आप समझ पा रहे हैं ना क्या इस बात है। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट यू देन हु, कौन। अगर तुम नहीं तो कौन हो सकता है यार, तुम में से ही तो कोई एक होगा। कोई 78 सीटें अगर आती है तो 78 सीटें तो आप ही में से तो कोई होने वाला है। तो मेहनत करिए, क्लियर रखिए, सारी नॉलेज को बहुत समझदारी से क्लियर रखते हुए करिए, ठीक है। तो खैर चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है सेंट्रॉइड। कई जगह कंफ्यूजन होगा सर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो खैर चलिए हम उसको लेके चलेंगे, हम आपको क्लियर भी करेंगे। तीनों बातें अलग हैं तो कैसे अलग है, कब तीनों बातें एक ही बात है, कब तीनों चीजें एक ही हैं। तो खैर चलिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ध्यान दीजिए कि कोई एक बॉडी है, बॉडी है तो ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे। अगर कोई एक बॉडी है, कोई एक पिंड है, तो कई कणों से मिलके बना होगा, और कण भी आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होगा, पढ़ा भी होगा। मॉलिक्यूल्स और इसमें आपने परमाणु सब चीजें पढ़ रखी हैं। खैर केमिस्ट्री का टॉपिक है तो रदरफोर्ड, डाल्टन, ये सब में हम नहीं जानने वाले हैं। खैर हम ये मान रहे हैं कि सर कोई एक रिजिड बॉडी है तो इसमें ढेर सारे पार्टिकल से मिलके ये एक दूसरे से बंधे हुए, चाहे वांडरवाल फोर्सेस हो, चाहे आयनिक फोर्सेस हो, चाहे आपका कोहेसिव फोर्स बोल सकते, तो ये सारे फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर ये पार्टिकल है और सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर पार्टिकल को, ध्यान रखिए, दो लोग हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन जरूर हो, चाहे सिमिलर नेचर के। खैर यहां पर बात हो रही है, हम सेम टाइप के चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नेट की बात नहीं कर रहे, पर अट्रैक्शन वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अगर यहां पे कौन बैठा है, यहां पे कौन है, धरती माता। यहां पे कौन है, धरती माता। धरती माता का रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर के आसपास, 6400 किलोमीटर रेडियस। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका केंद्र यहां जो है, ये केंद्र कह रहा है आ जाओ हमारे पास आओ। इसका केंद्र इसको बुला रहा है, इस पार्टिकल को ऐसे बुला रहा है, इसको भी ऐसे बुला रहा है, इसको भी ऐसे। हर एक पार्टिकल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है।
कोई भी बॉडी है, इसके हर एक पार्टिकल को कोई भी मतलब सेंटर ऑफ ये सेंटर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हर पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब कोई कहा यार इतना तो कैलकुलेट करना बड़ा कठिन काम है, इतने ढेर सारे पार्टिकल और एक पता नहीं कितने असंख्य पार्टिकल से बॉडी बनी और सबके ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले तो बड़ा मुश्किल है। तो बस यही से कॉन्सेप्ट आता है कि सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी एक जगह पर जहां पर लगता हुआ माना जा सके, इन सबको हटाओ, सिर्फ एक बल लगाओ। ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो ये mg नहीं है, ये पूरा अगर कैपिटल M है तो ये छोटे m1 हैं, ये m2 हैं, m3 हैं, ऐसे ढेर सारे लोग हैं। तो m1 को खींचे, m2 खींचे, m2, तो सबको जोड़ेंगे, सबको निकाल के सबको जोड़े। अब देखिए एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है, ये रेडियस इतना छोटा नहीं है। धरती माता है 6400 किलोमीटर का गोल, अरे भैया 5 मीटर का गुब्बारा आ जाता है रेडियस का, तो हाथ में नहीं आता। 1 मीटर का नहीं ऐसे पकड़, 2 मीटर का नहीं पकड़ पाओगे। 2 मीटर रेडियस मतलब डायमीटर 4 मीटर हो गया, नहीं पकड़ पाते। तो सर खैर 6400 है, 6400 किलोमीटर, ये इसको खींचा तो हर कोई देखिए एक पॉइंट पर ही बल लग रहे हैं, सारे बल क्या है, कॉन्करेंट हैं, लेकिन इतना बड़ा साइज है कि हम सारे बलों को क्या मान लेंगे, पैरेलल। सारे बल आपके एक ही पॉइंट पर जाके, धरती माता सेंटर से ही खींच रहा है, लेकिन यहां पर सारे फोर्सेस क्या है, पैरेलल एज्यूम किए जाए। और जब पैरेलल एज्यूम करेंगे तो पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कहीं एक जगह इसके पैरेलल माना जा सकता है। जहां पर ये रिजल्टेंट जहां पर माना जा सकता है वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ढेर सारे पार्टिकल के समूह या किसी एक बॉडी का जहां पर वेट लगता हुआ कंसीडर किया जा सके, जहां पर वेट को लगता हुआ कंसीडर किया जा सके, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। बात समझ। अब इसको निकालने का तरीका अगर दिमाग में सोचे, सर पूरा मास तो मान लीजिए इनका सब जो यहां पर ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो रिजल्टेंट आने वाला है, सबका योगफल। क्यों भाई सबका योगफल, सब कोई पैरेलल है, सब कोई पैरेलल है। खैर पैरेलल तो नहीं है, पर इतना बड़ा है ये साइज कि हम पैरेलल मान ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपकी पैरेलल फोर्सेस, तो जितना आपका यहां पर जो वेट होगा, वेट कितना होगा, सबके इंडिविजुअल क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की योग के बराबर होगा, पहली बात। और यहां पर कैसे मान, तो वो लोकेशन कौन डिसाइड करेगा, वेरिग्नान थ्योरम। वेरिग्नान थ्योरम बताएगा कि इन सबके इंडिविजुअल का मूवमेंट, इन सबके इंडिविजुअल बलों का, अलग अलग बलों का मूवमेंट इस इकलौते बल के मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। यही वेरिग्नान थ्योरम। कितना स्टेप बाय स्टेप चलिए, चीजें बड़ी आसान होती हैं। तो सबके इंडिविजुअल बलों का मूवमेंट इसके इकलौते बल के मूवमेंट के बराबर, और इसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि लोकेशन कहां हो। अब लोकेशन में एक रेफरेंस मानेंगे, इनका लोकेशन कुछ होगा, इनका कुछ होगा, इनका कुछ होगा, तो अलग अलग सबका मूवमेंट निकाल लेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबका डायरेक्शन एक ही। अगर हम यहां रेफरेंस मान लिए तो हो सकता है बीच में रेफरेंस माने तो कुछ उल्टी डायरेक्शन में हो, तब प्लस माइनस दोनों आपको लेके चलना पड़ेगा। भाई एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉक। अभी क्या है, यहां अगर रेफरेंस मांगे तो हर कोई क्लॉकवाइज घुमा रहा है, लेकिन अगर यहां हम रेफरेंस मान लें, कहीं यहां बीच में रेफरेंस मांग लें तो कुछ लोग क्लॉकवाइज होंगे। तो यहां पे इंपॉर्टेंसी ये है कि आपको लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेरिग्नान थ्योरम से लोकेशन निकालेंगे। खैर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट होता है जिस पर हम सारे बलों को, सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को लगता हुआ मान सकते। अब इसमें बड़ी डाउट, सर अगर ढेर सारे पार्टिकल, ढेर सारे बॉडीज का समूह है,
अलग अलग बॉडी हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, समूह का निकालना है, तो हर एक का अलग अलग बल होगा। उनके बलों का एक सिंगल बल जिस पॉइंट पर लगता हुआ मान सकते हैं, सिंगल ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पे लगता हुआ मान सकते हैं, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन एक अकेला बॉडी है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? तो पूरे बॉडी में ढेर सारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उन सारे पार्टिकल का जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस पॉइंट पर लगता हुआ मान सकते हैं, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम सारे समूह के सारे पार्टिकल के भार को लगता हुआ मान सकते हैं। बहुत सिंपल डिफिनेशन इतनी सी है। आगे बढ़े, चलो इसको पढ़ते हैं थोड़ा। अभी एक एक पढ़ लेंगे, फिर हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट, कुछ नहीं है भाई, एक पॉइंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, वेयर द होल वेट, पूरा वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू एक्ट, जहां पर पूरे बॉडी का क्या हो, टोटल वेट लगता हुआ माना जा सके, वही क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। That is, it is a point, इसका दूसरा डिफिनेशन, it is a point where entire distribution of gravitational force, पूरा जितने हर एक पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या इंटायर, जब सबका जोड़ोगे तो वेट ही तो आएगा, तो इंटायर वेट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल वेट को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। क्लियर हुआ? हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी पिंड या दृढ़तापूर्वक कणों के निकाय, ये दृढ़तापूर्वक कणों के निकाय अगर भाई बंधे ही नहीं, लोकेशन हर बार इधर उधर छटपटा रहे हैं, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स होगा क्या? अरे हाथ है हमारा, हाथ ऐसे चिपका के बांध दे तब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स कर लोगे, लेकिन हाथ ऐसे हिला दे रहे हैं तब बता पाओगे कहां पे होगा? अरे सर दूर रहता है तो दूर होगा, पास रहता है तो पास होगा, ये सब नहीं चलेगा। जब आपके दृढ़तापूर्वक कनेक्टेड होंगे, जब हर कोई फिक्स होंगे, तब आप कह पाओगे। ठीक है, तो किसी पिंड या दृढ़तापूर्वक कनेक्टेड, रिजिडली कनेक्टेड कणों के समूह, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो रिजिडली कनेक्टेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर किसी बॉडी का गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? पिंड के भीतर या बाहर, अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, इस पर हम सब लोग और डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पिंड के भीतर या बाहर वह बिंदु है जिस पर कण का संपूर्ण भार क्रिया करता हुआ माना जा सकता है। तो ढेर सारे पार्टिकल या किसी बॉडी का, ढेर सारे पार्टिकल्स के समूह का या किसी एक बॉडी का सेंटर ऑफ गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर हम टोटल वेट कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। पिंड चाहे किसी भी स्थिति में रखा गया, पिंड चाहे किसी भी स्थिति में रखो। खैर आगे बात करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, फिर वही डिफिनेशन, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिजिडली कनेक्टेड, उसी का इंग्लिश, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर इज दैट पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट ऑफ बॉडी always passes in whatever position of the body is placed। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट है किसी भी पिंड का या किसी कणों के समूह का, वह पॉइंट है जिससे आपका सेंटर ऑफ टोटल वेट का लाइन ऑफ एक्शन पास करे। बात समझ में आ रही ना? तो हम सब लोग आगे ये फार्मूला क्या है, क्या बताता है, इस पर बहुत डिटेल चर्चा करें। सेंट्रॉइड क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो भैया जहां पर हम भार मान सके, एज्यूम कर ले, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंट्रॉइड क्या है? तो सेंट्रॉइड टर्म एक शेप स्पेसिफिक होता है। अब मान ली सेंट्रॉइड, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, कोई भी फिगर आप देख लिए, कोई वॉल्यूम देख लिए, कोई एरिया देख लिए, कोई लाइन देख ली, कोई वॉल्यूम, कोई एरिया, कोई लाइन, कोई ज्योमेट्रिकल, कोई ज्यामितीय रूप देख लिए, उस ज्यामितीय रूप को किस एक पॉइंट पर, अब जैसे एरिया है तो टोटल एरिया कहां पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम कहां कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, अगर लाइन है तो लेंथ होगा तो टोटल लेंथ जहां पर कंसंट्रेटेड। तो ये एक ज्योमेट्रिकल, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंट्रॉइड कहलाता है।
किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट, सेंट्रॉइड। अब जैसे मान लीजिए आपको सिंपल सा कहें कि सर ये ऐसी है, स्क्वायर है, टेढ़ा रख दिए भाई, नहीं ना, हमें आदत है सीधा देखने की, चलो सीधा ही देख लो। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या बोल लो, ज्यामितीय रूप बता रहे हो सर, स्क्वायर है तो ज्यामितीय रूप इसका वर्ग है, और क्या है? तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तुरंत आप कहोगे सर ऐसे डायगोनल मिला लो, ऐसे डायगोनल मिला लो, यहां पर ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये आपका क्या हो गया? सेंट्रॉइड। ये आपका क्या हो गया? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप, साइज या एरिया का ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, किसी भी शेप, साइज, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया या लेंथ का ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंट्रॉइड बताता। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि टोटल मास यहां, टोटल वेट यहां पर कंसंट्रेटेड माना जा सके, कोई जरूरी नहीं टोटल वेट यहां पर कंसंट्रेटेड माना जा सके, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये मोटा है इस साइड, ज्योमेट्रिकल सेंटर तो बता दिए भैया डायगोनल का काटान बिंदु, लेकिन अगर इस साइड की डेंसिटी ज्यादा है तो इधर का मास ज्यादा होगा और इधर का मास कम होगा। अगर इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, और अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका वेट ज्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। तो इस साइड का वेट ज्यादा होगा तो कहीं आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड शिफ्ट हो जाए जिधर ज्यादा बल लग रहा हो। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंट्रॉइड होता है, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ऐसा हो जरूर। अगर यूनिफॉर्म शेप है, अगर इसकी थिकनेस या डेंसिटी सबको यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस मटेरियल है, तो भैया यही सेंट्रॉइड ही आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। हर जगह आपको एक ही जैसा यूनिफॉर्म होमोजीनियस मटेरियल मिले तो उस समय सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा। खैर और भी बातें इस पर करेंगे। सेंट्रॉइड की पहले डिफिनेशन। तो सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट, सेंट्रॉइड एक पॉइंट है वेयर द होल एरिया ऑफ द प्लेन लैमिना, कोई एक लैमिना है, कोई एक पटल है, कोई एक क्या है? पटल है, स्क्वायर हो, ट्रायंगुलर हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो, वेयर द होल एरिया ऑफ द प्लेन लैमिना, एरिया है, वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम, होल एरिया ऑफ द प्लेन लैमिना इज एज्यूम्ड टू एक्ट। तो सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम टोटल एरिया को लगता हुआ मान सकते हैं। इज एज्यूम्ड टू एक्ट। इट इज अ पॉइंट फॉर द इंटायर लेंथ, लेंथ है तो लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम। इट इज अ पॉइंट वेयर इंटायर लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इज सपोज टू बी क्या? कंसंट्रेटेड। बात समझ में आ रही? आगे दूसरे वर्ड में, इन अदर वर्ड्स, अब ध्यान रखिए, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का सेंट्रॉइड होगा, एरिया है तो एरिया का सेंट्रॉइड होगा, लेंथ है तो लेंथ का होगा। इन अदर वर्ड्स सेंट्रॉइड इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द फिगर। जो ज्यामितीय सेंटर होगा, ज्यामितीय केंद्र होगा, वही क्या होगा? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द फिगर। वी यूज द टर्म ऑफ सेंट्रॉइड, जनरली एरिया के लिए बात होती है, वॉल्यूम के लिए भी सेंट्रॉइड होता है, लाइन के लिए भी सेंट्रॉइड होता है। तो वी यूज द टर्म सेंट्रॉइड फॉर टू डायमेंशनल फिगर, जनरली टू डायमेंशनल फिगर्स के लिए एज्यूम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज एरिया, टू डायमेंशनल फिगर मतलब दैट इज एरिया। रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्किल हो सकता है, सेमी सर्किल हो सकता है, कोई सेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टू डायमेंशन जिसमें एक्स वाई कंपोनेंट ही हो। ठीक है, तो खैर हम इस पे और ये फॉर्मूले पे अभी नहीं आते, फॉर्मूले को अगले लेक्चर में करेंगे। अभी अगला क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? अब ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, इसका मास m1 है, दूसरे का मास क्या है? m2 है, और इसका मास m3 है। तो ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स हैं या ढेर सारे बॉडीज का एक क्या है? सिस्टम है। इनका टोटल मास जहां पर एज्यूम, जिस पॉइंट पर एज्यूम किया जा सके, ठीक है, ढेर सारे पार्टिकल्स या ढेर सारे बॉडीज का टोटल मास जिस पॉइंट पर एज्यूम किया जा सके, वही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। तो अब तीन बातें केवल निकल के आई। सेंटर ऑफ मास क्या है? कि जहां पर हम टोटल मास एज्यूम कर सके, जिस पॉइंट पर टोटल मास लगता हुआ एज्यूम कर सके, वो आपका सेंटर ऑफ मास। जहां पर हम टोटल वेट कंसंट्रेटेड मान सके, वो आपका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल शेप देख के सेंटर बता दिए, वो क्या है? सेंट्रॉइड। पूरी बात क्लियर हो गई?
पूरी बात क्लियर है ना। तो अब हम सब लोग तीनों में थोड़ा डिफरेंस समझेंगे और बातें इसमें रिमेंबर करने की बातें, कैलकुलेशन करने की बातें और सब लोग हम सब लोग डिटेल में करेंगे। तो थोड़ा डिफरेंस पर हम सब लोग आते हैं। जैसे कोई एक बॉडी है, इसके हर एक पार्टिकल का कुछ वेट होगा, धरती माता सबको खींच रही है ऐसे, तो सबका टोटल वेट जहां पर लगता हुआ माना जा सकता है वही क्या होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस शेप का जो ज्योमेट्री से सेंटर आप डिसाइड करेंगे वही क्या होगा सेंट्रॉइड। और टोटल मास को जहां लगता हुआ मान सकेंगे वो क्या होगा सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान दीजिए, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह समान हो, जी का मान हर जगह समान हो, जो कि होता नहीं है। अगर ऊपर जाओगे तो हल्के हो जाओगे, गहरे जाओगे तब भी हल्के हो जाओगे। तो अगर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो तो जो ऊपर जी लगेगा वही नीचे जी लगेगा। ऊपर वाले पार्टिकल में जो जी लगेगा वही क्या होगा नीचे वाले पार्ट। लेकिन अगर आपका जी यूनिफॉर्म ना हो, अगर आपका ये पहाड़ों का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो, बहुत बड़े पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, तो उस केसेस में जी का मान ऊपर वाले पोर्शन के लिए कम होगा, नीचे वाले पोर्शन के लिए ज्यादा होगा। तो जब जी का मान वेरिएबल होगा तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट होंगे। अगर आपका हर जगह जी समान है तो एम जी जहां लगेगा वही एम, भाई हर जगह जी कट जाएगा। लेकिन अगर आपका जी यूनिफॉर्म ना हो तो अब जी अगर कम है, ऊपर के लिए कम है, नीचे के लिए ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका नीचे हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा। अगर जी का मान नीचे वाले पोर्शन के लिए ज्यादा है और ऊपर वाले के लिए कम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका नीचे होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ मास क्या होगा ऊपर होगा। पर अगर जी हर जगह समान हो तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे। ऐसे अगर आपका ये डिस्क यूनिफॉर्म हो, होमोजीनियस भी हो, यूनिफॉर्म हो, हर जगह थिकनेस समान हो और होमोजीनियस मटेरियल का बना हो, डेंसिटी सेम हो, अगर इसकी डेंसिटी सेम है तो सेंटर ऑफ जो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो कुल मिला जुला के एक ही बात निकल के आती है कि अगर यूनिफॉर्म सेक्शन है, कोई भी यूनिफॉर्म मटेरियल जिसकी थिकनेस हर जगह समान है और होमोजीनियस मटेरियल है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड सेम होगा। अगर जी का मान वेरिएबल नहीं है, जी का मान हर जगह यूनिफॉर्म है, तो उस समय अब देखिए हर जगह नहीं, यहां जहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर ऊपर से लेके नीचे तक, लखनऊ जाएंगे लखनऊ में अलग आएगा, इलाहाबाद रहेंगे अलग आएगा, और कहीं जाएंगे अलग रहे। लेकिन वहां पर अगर हर जगह, जैसे हम यहां रूम में हैं तो रूम में जी का मान पूरा ऊपर से नीचे तक समान माना जा सकता है। हाइट इतनी चेंज होने से जी नहीं बदलने वाला। तो अगर जी हर जगह समान हो तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड तीनों सेम होते हैं। अपने लेवल पे क्या हम जी को वेरिएबल नहीं मानते, यूनिफॉर्म मानते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास हो जाता है। हम यूनिफॉर्म थिकनेस का होमोजीनियस मटेरियल मानते हैं, तो यूनिफॉर्म थिकनेस का होमोजीनियस मटेरियल मानते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है। तो अगर आप अपने जनरल केसेस में देखें तो जी यूनिफॉर्म है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम, थिकनेस आपकी सेम है, होमोजेनियस मटेरियल सेंट्रॉइड, तो सारे तीनों टर्म एक माने जा सकते हैं। लेकिन तीनों अलग है। तीनों अलग क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट होता है जहां पर हम टोटल वेट को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जहां पर हम टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। सेंट्रॉइड वह पॉइंट होता है एरिया के लिए जहां पर हम टोटल एरिया कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, वॉल्यूम के लिए जहां पर हम वॉल्यूम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और लेंथ के लिए जहां पर लेंथ आपका कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो सेंट्रॉइड एक ज्योमेट्रिकल सेंटर को बताता है। यूनिफॉर्म हो तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, सेंटर ऑफ मास भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो कैलकुलेशन करना अभी हमने नहीं बताया, सिर्फ हमने आपको डेफिनेशंस बताई हैं। इसमें और भी आगे सारी चीजें होने वाली हैं। खैर, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हम सब लोग डिस्कस आज ही कर लेते हैं। तो सेंट्रॉइड जो होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो सेंट्रॉइड इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। शेप देख के, ज्योमेट्री देख के बता दिए। तो सेंट्रॉइड इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द फिगर।
ज्यामिति से जो आपको सेंटर दिखे, जैसे अब सर्किल का है तो सर्किल का गुरुजी यही होगा सेंटर। तो सर्किल का जब हमें पता है यही ज्योमेट्री देख के मोटा पतला कितना है क्या मतलब, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर यही सेंट्रॉइड हो गया। बस ये ऐसे अगर सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का सर नीचे तो है नहीं, इधर ही है तो कुछ कहीं यहीं कहीं होगा। तो ये आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर सेंटर ऑफ मास तीनों मान सकते हैं। जी यूनिफॉर्म होता है ये या कहीं किसी प्लेस पर, और अब थिकनेस यूनिफॉर्म मान लीजिए नहीं कि इतने पोर्शन का थिकनेस ज्यादा है, इतने पोर्शन ये पीछे इतने ही मोटा है और ये पीछे बहुत ढेर सारा मोटा है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। थिकनेस यूनिफॉर्म अगर एज्यूम करें तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे, तो सेंट्रॉइड इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। सेंट्रॉइड जो होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ओके, इसको आप याद रखिएगा। फॉर सिमेट्रिक फिगर, अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे सिमेट्रिक, अब इसको हम देख लिए, इसको हम देख लिए, ये x है और ये क्या है, y है, ये x है ये y है, तो ये हमें दिख रहा है कि इसके इस तरफ और इसके इस तरफ दोनों एक ही जैसा है। इसमें अगर शीशा यहां लगा दे, एक मिरर लगा दे, तो वो जो इमेज बनेगा ये इधर वाला है, जस्ट इसका उल्टा इमेज इधर, मिरर इमेज है एक दूसरे की, सिमेट्री है भाई, समानता है दोनों तरफ, इधर देखो तो भी वही, उधर देखो। तो अब यहां पर अगर ये ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है, अगर सिमेट्री है तो इसी पर ही सेंट्रॉइड होगा, सिमेट्रिक एक्सिस पर ही सेंट्रॉइड होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा ज्योमेट्रिकल। तो फॉर सिमेट्रिक फिगर सेंट्रॉइड लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जैसे इसे मान लीजिए सर्किल है, तो सर्किल का ये सिमेट्रिक, उधर भी यही उधर भी यही, तो अब ये आपका यहीं पर सेंट्रॉइड होगा, ये ध्यान है, कंफर्म है, इसी पर सेंट्रॉइड, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही सेंट्रॉइड हो। आगे, इफ द फिगर इज सिमेट्रिक, इफ द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तीनों बात समझिए, सेंट्रॉइड इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ फिगर, क्लियर। फॉर सिमेट्रिक फिगर सेंट्रॉइड लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगला हम चलो करते हैं, इफ द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ऐसे कोई फिगर है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे जितना इधर उतना उधर, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पर ही होगा। इधर अगर ये सिमेट्रिक है, जितना इधर उतना इधर, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा कहां होगा, एक्स एक्सिस। इफ द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, अब वाई कोऑर्डिनेट तो यहां 0 होगा ना, एक्स एक्सिस पर होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू 0। अगला, इफ द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अगर फिगर आपका सिमेट्रिक है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, जैसा इधर वैसा इधर, तो उस समय आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, वाई एक्सिस पर होगा, समझ पा रहे हैं ना। वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा, और उस समय एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट उस समय क्या होगा, 0। If the figure is symmetric about y-axis, x coordinate equal to 0. If a figure has more than one axis of symmetry, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कोई भी फिगर आपको दिया जाए, मान लीजिए कोई भी फिगर दिया जाए, जैसे यही है, ये आपका फिगर है। अब इसमें आप कह सकते हैं सर इसके अबाउट सिमेट्रिक है, अब इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, इस एक्सिस, ऐसे अगर आप देखें तो इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक, जैसा इधर वैसा उधर, ऐसे आपका इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक। तो अगर किसी फिगर में आप देखिए इसके उस पार दोनों सेम ही दिखेगा, तो अगर किसी फिगर में एक से अधिक सिमेट्रिक एक्सिस हो, मतलब इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक, दूसरे एक्सिस के अबाउट, सर्किल है तो सर्किल में कोई भी डायगोनल खींचो उसके अबाउट वो सिमेट्रिक दिखेगा। तो अगर एक से अधिक एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही, उनका कटान बिंदु ही क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, उनका कटान बिंदु ही क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। अगर मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उनका कटान बिंदु क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। बात समझ में आ रही ना। आगे
इफ द फिगर हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक से अधिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 5 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोनों का कटान बिंदु, देन द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज द सेंट्रॉइड ऑफ गिवन फिगर। उस दिए हुए फिगर का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ही उस दिए हुए फिगर का क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। अगला, सेंट्रॉइड मे और मे नॉट लाई ऑन द गिवन फिगर। सेंट्रॉइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस फिगर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होने के लिए ज्यादा केसेस आप देख ली, एक रिंग है, रिंग समझ पा रहे हैं ना, तो इस रिंग का सेंट्रॉइड यहीं पर होगा। भाई ज्योमेट्री देख के बता दे, इसी के अबाउट है सिमेट्री। तो इसमें रिंग वाले में आप देखिए इनसाइड, लेकिन इस पर तो नहीं है ना, इस पर नहीं, तो उस बॉडी पर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। सेंट्रॉइड मे और मे नॉट बी लाई ऑन द गिवन फिगर। ठीक, अगला, इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। कोई भी डायग्राम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी एलिमेंट जो है वो 45 डिग्री से इससे झुके हुए एलिमेंट से एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये जो 45 डिग्री झुका हुआ है इससे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आप कहोगे सर यहीं पर कहीं सेंट्रॉइड होगा, इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही सेंट्रॉइड होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, 45 डिग्री झुका हुआ, तो जहां भी x उतना y, तो यहां पर आपका ये अगर कोऑर्डिनेट x, y हो तो x बराबर क्या होगा, y होगा। अरे भाई 45 डिग्री पर अगर झुका हो तो जितना x उतना y, जितना x उतना y, तो क्या है, सेंट्रॉइड। इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने देखा और ऐसे देखा कि 45 डिग्री पर झुके हुए एक्सिस के अबाउट है, देन हॉरिजॉन्टल, देन x इक्वल टू y, x बार इक्वल टू y, उस समय x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इससे क्या है, 45 डिग्री पर है। ठीक है, तो खैर आज के लिए इतना ही, और हम सब लोग सेंट्रॉइड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन भी, इससे ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कुछ फिगर के, कुछ पहले से स्पेसिफिक फिगर के कैलकुलेट किए जा चुके हैं, उसको हम सब लोग कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रॉइड बहुत डिटेल में होने वाला है। बेसिक लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारे लेक्चर 1 बाय 1 सारे देखें, सारे जो भी पसंद आए कमेंट करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत